पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है और इस कोर पर यहां पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग होती है और यहां पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे हम अप्लाई करते हैं एसी सप्लाई और इस एसी सप्लाई की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो ये अप्लाई करने पर यहां पर आपकी करंट फ्लो करती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू I, जिसकी आरएमएस वैल्यू होती है I1। अब आपको पता है कि जब भी राइट हैंड रूल क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो अ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल है, लेकिन राइट हैंड रूल ये फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी वो राइट हैंड रूल से डिसाइड होती है। एंड राइट हैंड रूल कहता है किसी भी कंडक्टर को अगर हम राइट हैंड में इस तरह ग्रैप्स करें कि हमारी अगर फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को शो करें तो हमारा जो थंब होगा वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो इस केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन इस टाइप से बनेगी। ये होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। अब क्योंकि ये फ्लक्स फाई यहां पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक कर रहा है, जरा हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी बना लेते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइप से आपकी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखिए, ये थी जब हमने यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग पर एक साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल वोल्टेज का मतलब कि ये वोल्टेज हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। इट इज लाइक दिस। तो अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करना है तो करंट भी हमारी साइनोसॉइडल होगी और इस करंट की ये आरएमएस वैल्यू है I1। अब इस साइनोसॉइडल करंट की वजह से जो फ्लक्स डेवलप होगा, दिस फ्लक्स इज आल्सो साइनोसॉइडल। ओके। अब ये क्योंकि फ्लक्स साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल मतलब कि हर एक इंस्टेंट पर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आपने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पढ़ा है कि किसी भी कॉइल से अगर लिंकिंग फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और ये जो ईएमएफ होता है इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये लिंकिंग फ्लक्स का अपोज करे। तो यहां पर इस केस में आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में एक लिंकिंग फ्लक्स फाइल लिंक कर रहा है और जो कि चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2। E2 और ये इस ईएमएफ की वजह से करंट यहां पे फ्लो करेगी I2। अगर आपने एक लोड कनेक्ट कर रखा है, यहां पर एक लोड कनेक्ट कर रखा है I2। और सेम इसी तरह प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1। ओके। और क्योंकि लोड में करंट I2 फ्लो कर रही है, अगर लोड इंपीडेंस है Z तो यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V2, जिसे लोड वोल्टेज कहते हैं। तो सिंपली इस तरह से आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मर है, इससे पावर आपने इनपुट यहां पर की, यहां पे पावर इनपुट की और आपको पावर यहां पर आउटपुट मिल रही है। दैट मीन्स पावर का ट्रांसफर इनपुट से आउटपुट की तरफ हो रहा है। पावर ट्रांसफर इनपुट से आउटपुट की तरफ आपका हो रहा है और इस केस में फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं करती है। यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। ओके। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो आप सबसे पहले ये फिगर बना देंगे। ओके, ये फिगर आप वहां पे ड्रॉ कर देंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसका जो प्रिंसिपल लिखेंगे उस प्रिंसिपल में ये लिखेंगे कि व्हेन ए
source of sinusoidal voltage is applied on the primary coil या primary winding, then an alternating current flows in it, and this alternating current produce an alternating flux in the magnetic circuit, and this alternating flux links with the primary winding and secondary winding. So an alternating voltage is induced in the primary winding by self inductance, in the primary winding by self inductance. यहां पर बेटा सेल्फ इंडक्शन की वजह से फ्लक्स इन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड EMF is induced in the secondary winding, and EMF is induced in the secondary winding due to the mutual induction. सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होगा. ओके, एंड so the power is transferred from the primary winding to the secondary winding. So in there is a no relative motion between the coils, so the frequency of the induced voltage in coil 2 is exactly same as the frequency of the applied voltage to coil 1. ओके, तो इतनी चीजें आप इसके प्रिंसिपल में डायग्राम बना देंगे और ये प्रिंसिपल लिख देंगे, तो आपका 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. अब यहीं पर हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड है. ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल किस चीज पर बेस्ड है? तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल बेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट मींस ये सेल्फ इंडक्शन प्लस म्यूचुअल इंडक्शन दोनों इसमें रहते हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर पर डीसी सप्लाई अप्लाई कर दें, ट्रांसफॉर्मर पे डीसी सप्लाई हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा. तो बेटा अगर ट्रांसफॉर्मर पे हम डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो डीसी सप्लाई क्योंकि कांस्टेंट नेचर की होती है, कांस्टेंट नेचर की होती है, तो जो आपका बेटा फ्लक्स डेवलप होगा ये फ्लक्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा. और अगर फ्लक्स बेटा कांस्टेंट होगा तो क्योंकि ईएमएफ जो हमारा E1 और E2 इंड्यूस्ड हो रहा था, दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग फ्लक्स. भाई वो ईएमएफ चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आ रहा था, तो क्योंकि आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो यहां पर नो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा. और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा बेटा तो प्राइमरी वाइंडिंग की करंट, प्राइमरी करंट ये आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि इसको कोई भी अपोज करने वाला नहीं होगा, तो आपकी जो प्राइमरी करंट होगी ये इंक्रीज कर जाएगी. और अगर प्राइमरी करंट बेटा इंक्रीज कर जाएगी तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से प्राइमरी वाइंडिंग आपकी बर्न आउट हो जाएगी. तो इन नटशेल अगर बोला जाए तो अगर हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर पे डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो जो फ्लक्स कोर, मैग्नेटिक कोर में जो फ्लक्स डेवलप होता है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में. सो प्राइमरी वाइंडिंग में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करने वाला ईएमएफ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है तो एक हैवी करंट फ्लो करेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, और जिसकी वजह से आपकी प्राइमरी वाइंडिंग बर्न आउट हो जाती है. इसी रीजन की वजह से ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे कभी भी हम डीसी सप्लाई अप्लाई नहीं करते हैं. स्विचिंग ऑन, जब हम जैसे डीसी मान लीजिए 12 वोल्ट डीसी को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम 12 वोल्ट डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस पे, उस जगह पे 12 वोल्ट डीसी अप्लाई करने पर बेटा उस इंस्टेंट पर आपका जब तक 12 वोल्ट, भाई जैसे 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट पहले सीधे 12 वोल्ट तो लाएगा नहीं, 0 से बढ़ेगा
और धीरे धीरे 12 वोल्ट तक जाएगा। तो जो इस इंस्टेंट में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आपका, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज 12 वोल्ट पे कांस्टेंट होगा, अपनी डीसी वैल्यू पे कांस्टेंट होगा, उसके बाद कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की कोर हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर की कोर हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किस मटेरियल की बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन स्टील, कोल्ड रोल ओरिएंटेड ग्रेन स्टील या सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। ओके, ये सॉफ्ट आयरन की क्यों बनी होती है, कोल्ड रोल ग्रेन स्टील की क्यों बनी होती है, इससे क्या होता है बेटा, हिस्टेरिसिस लॉस रिड्यूस होता है। और लैमिनेटेड क्यों बनाई जाती है बेटा, लैमिनेटेड बनाने से हमारा एडी करंट लॉस ये रिड्यूस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर